नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 TV न्यूज़। मेरे प्रोग्राम 4 व्यू में आज हमने मौजू लिया है ग्रेटर तुर्की का। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हम लगभग एक तवील मुद्दत से सुनते आए हैं ग्रेटर इज़राइल और ग्रेटर इज़राइल को लेकर बहुत सारी थ्योरियों पर बात चलती आ रही है। चाहे वो तमाम इस्लामिक जगत में कहीं भी ले लेंगे कि अभी ग्रेटर इज़राइल बनाने वाला है और उस पर कवायद शुरू है। अलबत्ता हम ज़रूर इस मौजू पर भी बात करेंगे, मगर ग्रेटर इज़राइल बनने से पहले ये ग्रेटर तुर्की का नक्शा जारी कर दिया गया है तुर्की की तरफ से, जो तुर्की के सांसद के ज़रिए माना जाता है कि रजब तैयब एर्दोगान ने इसको जानबूझकर कराया है। इसमें यूरोप के कई देश हैं, इसमें अरब ममालिक इराक़ और सीरिया भी शामिल है और इसमें उम्मीद की जाती है कि इसको एक ये शुरुआत है, एक एक्सपेरिमेंट जो है रजब तैयब एर्दोगान करके देख रहे हैं कि क्या इस पर रद्द अमल आता है। ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर जिसे हिंदी में कहते हैं, इस तमाम इलाके में जो गतिविधियां तेल को लेकर फ्रांस के साथ टकराव और ग्रीक के साथ टकराव हो रहा है, उधर इसी दौरान ग्रेटर तुर्की का नक्शा जारी करना दरअसल दुनिया को क्या पैगाम देने का मतलब है। हम इस मौजू को थोड़ा सा तफसील में समझने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई तुर्की इतना ताकतवर देश हो चुका है कि वो तमाम यूरोप को चुनौती दे देगा और तमाम यूरोप को चुनौती देने के साथ साथ अरब ममालिक को साथ में चुनौती दे देगा? चूँकि यहाँ बड़ी पेचीदगियाँ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ सीरिया को लेकर ईरान रशिया के साथ आपस में जो एक जुड़ाव है, एक मंच पे आने की बातें हैं, वो चल रही हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ भी अभी पूरी तरह संबंध खराब नहीं हुए। अलबत्ता लीबिया में फ्रांस को, मैंने अपने एक प्रोग्राम में ये बात वाज़ेह की थी कि देखिए, जब फ्रांस का जहाज़ तुर्की के जहाज़ को रोकने आया था तो उसके जो फ़ौजी थे वो बंदूक तानकर, गन तानकर पूरी तरह से अलर्ट हो गए और फ्रांस के जहाज़ को वहाँ से हटना पड़ा। यानी कि तुर्की जो चाहता था लीबिया में अपने जहाज़ को पोर्ट पर लगाकर उसको अनलोड करना, उसने जहाज़ को पोर्ट किया और अनलोड किया। यानी यहाँ से 2 कदम बैकआउट होना पड़ा फ्रांस को। अलबत्ता यहाँ पर आपने लीबिया में देखा होगा, पढ़ा होगा अखबारों में कि यहाँ अभी फ्रांस के साथ साथ रशिया भी वो हफ्तर के फेवर में आ गया है और तुर्की और जो रूस के संबंध ख़राब हो सकते हैं, चूँकि तुर्की ऐसा नहीं चाहता जैसा रूस चाहता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था, बहुत सारी बातें आई। तब मैंने एक बात कही थी कि मुझे लगता है कि ये बात आपके साथ मैं पिछले 4 से 5 सालों में लगातार करता रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो ग्रेटर यूरेशिया का गेम रशिया ने, पुतिन ने प्लान किया है, उस प्लान में नायब के तौर पर रजब तैयब एर्दोगान को चुना है। उसी के तहत यहाँ पर सिर्फ तुर्की अकेला हो ये मानना इसलिए वाजिब नहीं है क्योंकि जब से सीरिया के मामले में इंटरफेयर करने यहाँ पर रशिया पहुँचा, रशिया ने अपने बेड़े, अपने एयरक्राफ्ट, अपने यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, जो कुछ भी तैनात किए थे वो सब तैनात हैं सीरिया में। उसकी S-400 और इस पूरे इलाके में रशिया की प्रेजेंस बाकायदा है, जिसने पूरी तरह इजराइल और अमेरिका को डिफीट किया है। यहाँ एक बात वाज़ेह है कि तुर्की और यानी रजब तैयब एर्दोगान और पुतिन के बीच में एक गठजोड़ नज़र आता है, जो गठजोड़ ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, या मैं ये कहूँ कि पुतिन ये साबित करने की कोशिश करेगा कि रजब तैयब एर्दोगान अब इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अकेला यूरोप को टक्कर दे सकता है, अरबों को टक्कर दे सकता है और मुझे भी धमका सकता है। यानी एक छवि बिल्डअप का काम चल रहा है। एक ये रजब तैयब एर्दोगान की जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप और बिल्डअप और इस्टेब्लिश करने की, मैं इसको पॉलिसी का एक हिस्सा मानता हूँ। एक तरफ आपने देखा कि 12 सितंबर तक रजब तैयब एर्दोगान ने, तुर्की ने मेडिटेरियन सी में अपने जहाज़ों, अपनी ड्रिलिंग, अपनी तेल की खोज को बाकायदा बनाए रखा, जबकि इसमें फ्रांस भी अपने जहाज़ लेकर आया, धमकी दी और यहाँ तक कि तुर्की के जहाज़ों ने बाकायदा ग्रीक के जहाज़ों को दौड़ाया, जो कि
यूएई और फ्रांस के सहयोग से आगे बढ़ रहे थे, यानी कवर वो दे रहे थे, उसके बावजूद उनको वहाँ से हटना पड़ा। ये तो एक जो कॉमन बात हो रही है वो उस पर हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये समझना होगा कि क्या ये जो ग्रेटर तुर्की का नक्शा जारी किया गया है तुर्की के ज़रिए, इसमें ये पैगाम क्या देना चाहते हैं? ये पैगाम शायद यही देना चाहते हैं कि अगला कदम हम मस्जिद अक्सा पर भी जिस तरीके से हाया सोफिया को आज़ाद कराने के बाद या फिर मस्जिद में कन्वर्ट करने के बाद जिस तरीके से ये कहा गया कि इसको मस्जिद अक्सा की आज़ादी का पैगाम समझा जाए, वो एक मामला है। दूसरी तरफ तेल, हालांकि मैं मेरी राय अलग है कि तेल बहुत अच्छे से तुर्की को पता है, बहुत सालों से ये बात पता है कि कहाँ वहाँ तेल के ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर कहाँ हैं। एक और मैनिपुलेशन शुरू हो रहा है इसमें, वो भी मैं उस पर भी बात करूँगा। मैं ये वो सब बातें पहले से पता है। अब चूँकि 2023 नज़दीक आ रहा है, जो तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों की एक ट्रीटी थी जिसे लॉज़न ट्रीटी कहा जाता है, वो 2023 के बाद एक्सपायर हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। उसके बाद यहाँ की राहदारी से जो चुंगी वसूली जाती थी, जो टैक्स वसूला जाता था, तुर्की शायद उसकी वसूली फिर से शुरू करना चाहता है। सुएज़ नहर और इस तमाम इलाके की राहदारी पर जो वो अपना एक कब्ज़ा चाहता था, शायद वो उसका हो जाएगा। और जिस गैस ड्रिलिंग को भी और तेल ड्रिलिंग को एक लॉज़न ट्रीटी के तहत बैन किया गया था, वो ट्रीटी ख़त्म होने से पहले ही ड्रिलिंग शुरू कर चुका है। और अब स्थिति ये है कि पूरे यूरोप को एक तरह से ये कह दिया है आज तुर्की ने कि अगर तुम ग्रीक को संबोधित करते हुए, टारगेट करते हुए बोला है कि अगर ग्रीक चाहे तो पूरे यूरोप को भी साथ ले आए, वो हमको नहीं रोक सकता, हम यहाँ जो कर रहे हैं वो करेंगे। यहाँ साइप्रस का एक हिस्सा और आर्मीनिया तक के हिस्से को, इराक तक को, इस पूरे हिस्से को ग्रेटर तुर्की का हिस्सा बताकर नक्शा जारी करना और फिर उस पर अमल करते हुए नज़र आना, ये बात वाज़े करता है कि रजब तैयब एर्दोगान कहीं ना कहीं जो एक्ट कर रहा है वो अपने इरादों पर आगे बढ़ रहा है। ये अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई तुर्की के पास इतनी ताकत जमा हो गई है कि वो पूरे यूरोप को चुनौती दे देगा और पूरे अरब उससे ख़िलाफ़ हो जाएंगे? बिल्कुल ख़िलाफ़ होंगे। क्यों ख़िलाफ़ नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर ये बात सभी जानते हैं कि सऊदी अरब हो, इराक हो, फ़लस्तीन हो, सीरिया हो, ये तमाम हिस्से तब वजूद में आए दोबारा जब लॉज़न ट्रीटी की गई, ऑटोमन एम्पायर टूटा, तुर्की की हार हुई। तो उस खिलाफत उस्मानिया की हार के बाद ये देश वजूद में आए थे। और अगर खिलाफत की बात की जाएगी तो इन देशों के वजूद को ख़तरा है, चूँकि क्लेम कर सकता है। और ये ऐसा पैगाम देने की कोशिश की है तुर्की ने, ग्रेटर तुर्की का नाम देकर ये साबित करने की कोशिश की है कि अगर मैं इस हिस्से को तुर्की के ग्रेटर बनाने में एक्सपेंड करूँगा तो फिर खिलाफत उस्मानिया का जो हिस्सा था उस तरफ भी बढ़ूँगा। अब फिर से सवाल यही आता है कि क्या वाकई तुर्की इतना ताकतवर देश है कि वो तमाम दुनिया को चुनौती दे देगा? अभी मुझे नहीं लगता कि तुर्की के पास अपनी इतनी ताकत है। अपने बूते पर तुर्की इस तमाम कदम को उठा सकता है। अलबत्ता एक पैच अगर हम ये देखें कि चाइना, रशिया, ईरान और तुर्की अगर एक ब्लॉक में आ जाते हैं और पाकिस्तान भी उसी ब्लॉक में आ जाता है, तो ये एक ऐसा मसला होगा कि इसमें से मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान तुर्की के साथ जा सकता है, मैं मान सकता हूँ चाइना सपोर्ट कर सकता है, मैं ये भी मानता हूँ कि रशिया तो कर ही रहा है, मगर एक ईरान इस सपोर्ट को कंटिन्यू करेगा, इस बात में मुझे इसलिए दम नज़र नहीं आता चूँकि मेरा कैलकुलेशन, तमाम एनालाइजेशन ये कहता है कि ईरान के तमाम एफ़र्ट्स इस खित्ते को लीड करने के हैं। इस्लाम की लीडिंग कमान ईरान अपने हाथ में चाहता है। ईरान के दबे छुपे ये इरादे भले ही ज़ाहिर ना हो, भले ही सामने ना हो, भले ही तस्लीम ना करे, मगर सच्चाई ये है
कि ईरान के भी जो अपने इरादे हैं वो ये हैं कि वो काबे का और हरम शरीफ का जो है मुंतज़मीन वो खुद बन के बैठ जाए, जिससे तमाम आलम इस्लाम पर उसकी हुकूमत कायम हो, अपने तरीके से वो निज़ाम चलाए। यही लड़ाई है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई सऊदी अरब के और ईरान के बीच में किसी और तरह की लड़ाई है। ये उसी तरह की लड़ाई है जब बेसिकली ख़ानदानों की, मैं मज़हब के मामलों में बढ़ना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी, उससे मैं थोड़ा सा बच के निकल जाता हूँ, मगर सबको पता है कि जिस बेस पर मसलकों के बंटवारे हुए उसी इंतज़ाम को हाथों में लेना हम ख़ानदान के हैं, हमारे हाथ में होना चाहिए। वो वही उसी लड़ाई में मैं भी ईरान को कुछ बाहर अलग नहीं देखता हूँ। अलबत्ता चूँकि इंतज़ाम सऊदी के हाथ में है तो सऊदी उसको बहुत आसानी से जाने देगा, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि इजराइल जैसे 70 या 100 साल से दुश्मन बताए जाने वाले एक देश के साथ तमाम अरब ममालिक आकर खड़े हो गए हैं। यानी तुर्की जो है वो एक जस्टिफिकेशन बन गया है कि अगर तुर्की खिलाफत का जो है कदम आगे बढ़ा रहा है तो हमारे देशों के वजूद को ख़तरा है। और चूँकि ये तमाम अरबिक देश किराए के फ़ौजी रखते हैं अपने पास में, वो मुस्लिम कंट्रियों से, कुछ अंग्रेज़ कंट्रियों से किराए का अच्छी कीमत देकर फ़ौजी बुलाते हैं और अपने देशों की और अपनी सरहदों की हिफाजत करवाते हैं। उनके पास पैसा है, वो ऐसा कर सकते हैं। मगर तुर्की के पास अपनी फ़ौज है, तुर्की के पास अपने सिपाही हैं जो अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं। यहाँ बहुत हद तक हम लोगों को एक बात जहन में रखनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुर्क कौम बड़ी ज़िद्दी है और ये इतिहास हम रोमन अम्पायर से लेकर ऑटोमन अम्पायर तक हम इतिहास भी जानते हैं। हाँ, मगर अरबों को भी हम कम लड़ाका फ़िलहाल इसलिए मान सकते हैं चूँकि हालांकि क्योंकि ये जो लड़ाई थी ऑटोमन अम्पायर की, एक तरफ ऑटोमन अम्पायर खिलाफत उस्मानिया मित्र राष्ट्रों से लड़ रहा था और दूसरी तरफ हमारे जो अरब के लोग हैं उन्हीं लोगों ने अंदर है पूरी तरह अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां तैयार की थी, तलवार के दम पर वो भी जो है उनका साथ दे रहे थे। इजराइली जो आ रहे थे यहाँ पर, इजराइली और इजराइलियों के लिए जो जगह बना रहे थे, ये लोग भी तो बहरहाल ऑटोमन अम्पायर को हराने में साथ रहे थे ना। तो वो इतनी आसानी जिन्होंने अपनी, बल्कि कई बार उनके दावे भी थे कई मामलों को लेके कि हमने तलवार के दम पर जो है सऊदी अरब बनाया है, किसी में दम हो तो तलवार के दम पर तुम भी ले लो। तो ये बातें भी कई बार जो सरबराह पिछले रहे हैं उनके द्वारा ये बातें कही जा चुकी हैं। तो वो भी उनके इरादे देखे जाएं तो वो आसानी से ये बात रिज़ाइन करने वाले नहीं हैं। इसका मतलब साफ है कि मुस्लिम जगत एक अजीब से कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया है, एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है। जो बाहरी लोग हैं, अज़मी और अरबी की हम बात कर लें, जो अज़मी और अरबी की बात थी वो ये है कि अज़मी तो हमेशा यही चाहते थे कि अरबी लीड करें और अरबी लीड करते हुए उनको हम अपने जो है रहबर माने और उनको तस्लीम करें। और जो माना जाता है पूरी दुनिया में, अफ्रीका की कंट्री हो, यूरोप के कंट्री हो, एशिया के कंट्री हो, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, चूँकि वो हरमैन शरीफ हैं और वो एक पाक जगह का इंतज़ाम करते हैं, तो इसलिए उनके जो एहतराम है वो मुसलमानों के किसी भी देश में, चाहे बादशाह हो, फ़कीर हो, सबके दिलो दिमाग पर हमेशा बने रहते हैं। मगर अब स्थिति ये आ गई है कि राजगद्दी का खेल एक बार फिर वहीं आके खड़ा हो गया है जहाँ सल्तनत उस्मानिया टूटी थी, ठीक उसी मोड़ पर आके खड़ा हो गया। फ़र्क इतना है कि तब तुर्की पूरी तरह से पावर में था और तमाम देश जो हैं वो अंदर अंदर बगावत कर रहे थे, जो आज देश के रूप में है। आज ये तमाम देश भी पैसे के मामले में बड़ी ताकत रखते हैं, बड़ी कुव्वत रखते हैं और अब इनके साथ में हाई तकनीक वाले यहूदी भाई भी जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो यहूदी भाई अपने, देखिए मैं भाई इस नियत से कह रहा हूँ कि कल सभी लोग कहेंगे ये बात जो है तस्दीक शुदा हो जाएगी कि हम और यहूदियों में तो कोई फ़र्क है नहीं, चूँकि वो, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ उनकी तरफ से जो जस्टिफिकेशन आएगा कि सही बात है कि इसहाक अलैहिस्सलाम की आल में से अगर यहूदी हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो आल में से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, दोनों सगे भाई थे, तो हम भी उन्हीं के अब एक तरह से भाई हुए हैं। तो अब ये भाई भाई की कहानी बड़े आराम से शुरू होने वाली है और हर जगह से आपको मुसलमानों की, बहुत सारे मुसलमानों की, मदरसों की और ये आवाज़ें आपको भाई भाई की आनी शुरू हो जाएगी। अलबत्ता ये खौफ जो है वो
ये ज़बरदस्ती, इसमें भी आप लोगों को बड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है दोस्तों, कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या रजब तैयब अर्दगान ने ये सही में जानबूझ के कहीं इनको मौका फराहम तो नहीं दे रहा ताकि ये दुनिया को जस्टिफाई कर सकें अरब को कि हम लोग जो इजराइल के साथ मिले हैं, इजराइल बड़ा ताकतवर देश है, वो हमारी हिफाजत कर सकता है, और हिफाजत कर सकता है तो हम लोग तुर्की के डर से जो है वो इजराइल के साथ हमारा जाना मजबूरी हो जाता है। ये एक जस्टिफिकेशन मिली भगत भी हो सकती है, एक एंगल है, हो सकता है। और अगर एंगल नहीं है तो फिर एक बात तो बड़ी अफसोस की है मुझे, ये रजब तैयब अर्दगान हो या कोई इस्लामी मुल्क, चाहे कोई पाकिस्तान हो या दूसरे मुल्क है, हिंदुस्तान पे, हमारे देश पर बड़े लांछन लगाने वाले, हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारे देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बहुत सारे बात करते रहते हैं। हम किसी को नहीं कह रहे कि हमारे बारे में कोई बात की जाए, वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट का बड़ा वायलेशन हो रहा है। मैं अभी ये वीडियो आपको किसी कारण से नहीं दिखा सकता हूँ, बल्कि आप जो है इरना और तस्नीम के पेज पर जाकर देख सकते हैं, न्यूज़ एजेंसी के पेज पर। इजरायली फ़ौजियों ने फ़लस्तीन का झंडा उठाने वाले एक बुज़ुर्ग को बुरी तरह जलील करते हुए, जिस तरह ब्लैक मैटर अमेरिका में चल रहा है, उसकी गर्दन पर जो घुटना बेरहमी के साथ रखा गया है, आज के दिन भी एक बुज़ुर्ग को जो फ़लस्तीन का झंडा उठा रहा था, उसको जलील, उसकी बेइज्जती बेरहमी से, नस्लकुशी की तरीके से उसके गर्दन पर, उससे भी जो है बेरहमी से उसकी गर्दन पर घुटना रख के बेइज्जती करवाना और पूरे मीडिया के सामने फ़ोटोबाजियाँ करना, इतना जलील एक जो है वो बैतुल मुक़द्दस की रखवाली और बैतुल मुक़द्दस के लिए जान अड़ा देने वाले फ़लस्तीनियों की हो रही है। और एक तरफ इजराइल के साथ दावत उड़ाने वाले ये हमारे अरबी भाई, हमारे रहनुमा, हमारे ईरानी भाई, जो कि कहते हैं हम दुनिया फना कर देंगे, इन सब के गले में कहीं कुछ फंसा ज़रूर है। क्या फंसा है पता नहीं, अल्लाह जाने, ये आप भी समझ लीजिएगा कि क्या फंसा होगा। एक ये बड़ी अजीबो गरीब स्थिति में मैं देख रहा हूँ इस्लामिक जगत को। एक तरफ ये इस्लामिक जगत के हुक्मरान हैं जो आपको कहते हैं, तासुर देते हैं, कहने की कोशिश करते हैं कि चलिए आप देखिएगा कि हम कितने जो है इस्लामवादी हैं, और आप लोग इनके पीछे चल देते हो, इनकी बात मानते हो। फिर इनके नायब शुरू होते हैं जो आपके घरों तक पहुंचते हैं, नेटवर्क हैं, वो अपनी बात आपको मनवाते। जो बातें मैंने आपको बताई है ना कि वो भाई वो इसहाकी हैं तो हम इस्माइली हैं तो हम सब इब्राहिमी हैं, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इब्राहिमी मज़हब लेके आया हूँ, और ये सब बातें अब इतनी ज़ोरों शोरों से शुरू होगी कि आपको लगेगा आप तो यहूदियों के सगे भाई से भी ज़्यादा अजीज हैं, और ये आपके बीच में बैठे हुए वो स्लीपिंग सेल के लोग आपको तैयार कर देंगे। आज जो मैंने बात कही थी कि जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये जाइएगा, नाम बता रहा हूँ, तस्नीम एजेंसी है ईरान की, उसमें वो वीडियो न्यूज़ के साथ जारी हुआ है, उस उर्दू की और इंग्लिश की भी वो एजेंसी है। आप तमाम जाकर देखें कितनी बेरहमी के साथ उस इंसान की गर्दन पर, और कितने फ़क्र के साथ एक यहूदी ज़ोयनिस्ट जो इस वक्त अरबों को लीड करने वाला उनका अमीर बनने जा रहा है, वो उसके घुटने पर, गर्दन पर घुटना रखकर बेरहमी से दबा रहा है, और ये उनके साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और तुम लोग इनके पीछे चलोगे मेरे जैसे कि तुम लोग जो है बायकाट करोगे। ये कल आने वाले दिन की सच्चाई होगी, याद रखना। एक बात मैं कहता हूँ कि हमें, ठीक है, हम सही बात है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग तुमसे बहुत ज़्यादा हैं, हम 25 करोड़ हैं। मैं ज़रूर किसी दिन कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा कि दरअसल कई बार होता है जब किसी गडरिए के भेड़ों के बीच में कोई शेर का बच्चा पल जाता है तो उसको वहम हो जाता है कि वो शेर नहीं बकरी है। फिर किसी दिन कोई मेरे जैसा पागल शेर आता है, वो आके उनको गर्दन से पकड़ता है और बोलता है तू ये पानी में अपनी छवि, अपनी तस्वीर देख, अपने आप को समझ। सवाल ये उठता है, एक दिन आईना भी होगा, हम भी होंगे, शेर भी होंगे। हमें ज़रूरत नहीं है किसी अरबी की, हमें ज़रूरत नहीं है किसी पाकिस्तानी की, हमें ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान में हमारे हुकूक की अगर कोई बात लेने आते हैं तो हमसे पहले उन लोगों की बात करिए जिनके गर्दन पर घुटना रखकर बेरहमी से, एक तरफ पूरी दुनिया में तुमसे अच्छे लाख दर्जे वो ईसाई हैं जिन्हें तुम लानत भेजते हो, मलामत भेजते हो, वो एक शिया फार्म के लिए पूरी दुनिया में खड़े हो जाते हैं, पूरे के पूरे देश बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, और तुम खीर खाने जाते हो उनके साथ जो
अभी तुमको बेइज्जत करने के लिए, तुमको जलील करने के लिए, तुम्हारी औकात बताने के लिए ये तुम सबकी गर्दन पर रखा हुआ घुटना था। मगर तुम बेशर्म भी हो और तुम बेहिस भी हो। तुम में कोई ताकत ही नहीं, तुम में कोई अकल ही नहीं, तुम्हारे पता नहीं कौन से ईमान मानने वाले हो। प्रोग्राम में खैर मुझे इतनी इजाज़त दे दीजिएगा, फिर अपनी बात अपने आप कहते रहिएगा, मैं अपनी बात कहता रहूँगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।